हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं देने वाला हूं वो जानकारी अभी तक मैट्रिमोनियल मामलों में इस चैनल पर मैंने भी प्रोवाइड नहीं करी है और मैंने कहीं और भी देखी नहीं है। यानी ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। और ऐसा ही एक मामला मेरे पास आया था जिसमें एक व्यक्ति इसी प्रकार की प्रॉब्लम में फंसा हुआ था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनकी तरह और भी लोग होंगे जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे मैट्रिमोनियल मामलों में। तो यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मामला वही कि जो पत्नी है वो पति के ऊपर 498 है, पति के भाई के ऊपर 354, 323 ये सारे केसेस दर्ज थे। ऐसे मामलों में डीएनए टेस्ट की मांग की गई थी। देखिए, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं मैट्रिमोनियल विवादों में होता है कि पति को पत्नी पर शक है या पत्नी को पति पर शक है और उन्हें लगता है कि भाई जो बच्चे हैं ये मेरे नहीं है और ऐसे में कोई एक पार्टनर जो है बच्चों का डीएनए टेस्ट कराना चाहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आप डीएनए टेस्ट करा सकते हैं या नहीं, क्या कोर्ट इसके लिए आपको अनुमति देगी या नहीं, और अगर अनुमति देगी तो क्या वो डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी वो मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। ये बहुत सारी चीजें यहां पर होती हैं। तो ऐसे ही मामलों में ये जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कैसे विचार किया वो पूरा का पूरा मामला मैं आपके सामने रखने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप में से बहुत सारे लोगों को मदद देगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, ये भी दहेज प्रताड़ना जैसा ही मामला था और महिला ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, एक मुकदमा दर्ज कराया था 498A, 354 और 323 आईपीसी में अपने पति पर और उसके भाई पर। अब इस मामले में महिला के कई सारे आरोप थे और महिला की मांग पर महिला ने मांग करी थी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 के अंतर्गत डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट कराया जाए, मतलब उसकी अनुमति उसको दी जाए। ट्रायल कोर्ट ने उसकी इस प्रार्थना पत्र को स्वीकृति भी दे दी थी। उसके बाद पति ने इसको चुनौती दी थी हाई कोर्ट में और जब वो हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने भी महिला की इस मांग को सही ठहराया था और डीएनए टेस्ट के लिए अनुमति दे दी थी। इसके बाद जो पति था वो आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कैसे देखा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट को सही ठहराया था, हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था, लेकिन दोनों ही कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे इस मामले के अंतर्गत पार्टी नहीं है, इसलिए बच्चों की डीएनए टेस्टिंग सही नहीं है। बेंच ने यह भी कहा कि डीएनए टेस्ट ना केवल अभी बच्चों के लिए बुरा साबित होगा बल्कि भविष्य में भी जिंदगी भर उनको दिक्कत दे सकता है। बच्चे कोई सामान नहीं है जिनको फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा जाए और यह निजता के अधिकार यानी प्राइवेसी राइट्स का भी उल्लंघन है। तो इन सभी कारणों से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्टिंग के फैसले को सही नहीं माना और कोर्ट ने कहा कि नहीं कराया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे इस मामले में पार्टी भी नहीं है और ये बच्चों के लिए बुरा भी है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जहां पर पति को शक होता है कि जो बच्चा है वो उसका बच्चा नहीं है और पति ये चाहता है कि मैं इस बच्चे की डीएनए टेस्टिंग करवा लूं। तो क्या कोर्ट उसकी अनुमति देगी? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई बच्चों के साथ डीएनए टेस्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है जैसे कि इस मामले में था कि पत्नी को जरूरत थी डीएनए टेस्टिंग की तो उसने कोर्ट से प्रार्थना की थी। तो दोस्तों, यहां पर ये जो जजमेंट है इसका निचोड़ ये निकलता है कि बच्चों की डीएनए टेस्टिंग के लिए यदि आप मैट्रिमोनियल मामलों में बोलते हैं तो कोर्ट उसको न्यायोचित नहीं मानता है। और आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।